Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 9 का पार्ट 2। लेसन नंबर 9 का जो हमारा नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में ये पूरा चैप्टर है। सो जो हमारा पहला जो पार्ट था इस चैप्टर का उसमें हमने बात की थी फोर्स एंड जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर बात करने से पहले हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे, वो है इनर्शिया एंड मास के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है। मास मतलब समझ गए ना, किसी भी चीज का जो वेट होता है, ठीक है, वो आ जाएगा मास में। और इनर्शिया हमने पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ाई था, फिर भी मैं आपको एज ए इंट्रोडक्शन वे में आपको इनर्शिया की एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि इनर्शिया क्या होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूविंग कंडीशन में है या फिर रेस्ट में है, वो जिस भी मोशन स्टेज में है वो उसी में ही क्या रहना चाहता है, बना रहना चाहता है। यही क्या होता है, इनर्शिया है। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में बना रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अगर मान लो कोई पत्थर है, एक बड़ा सा, ठीक है, अब बड़ा सा पत्थर है, ये क्या है, अभी रेस्ट में है। क्या है, ये रेस्ट में है। तो बताओ अभी ये क्या रेस्ट में, ये मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है। तो अभी बताओ इसका इनर्शिया क्या है। ऑब्वियसली इसका इनर्शिया क्या होगा, रेस्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये अब रेस्ट में ही बना रहना चाहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट से मूविंग में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, अब बड़ा पत्थर है तो ऑब्वियसली है कि इसका जो मास है वो क्या होगा, ज्यादा होगा छोटे पत्थर के मुकाबले। जब इसका मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसको मूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर मान लो हम कम फोर्स लगाते हैं तो क्या ये मूव कर जाएगा, क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा हो गया। मास ज्यादा हो गया तो जो ये रेस्ट कंडीशन में बना रहना चाहता है ना, वो कंटिन्यूअसली किस में बना रहेगा, रेस्ट में बना रहेगा। रेस्ट में बना रहेगा तो मास ज्यादा होने से इसको फायदा क्या हुआ, जो इसका इनर्शिया है वो भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब ये ज्यादा देर तक क्या रहेगा, रेस्ट में रहने की अपनी ट्राई करेगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा मास होता है उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है ना, थोड़े से फोर्स से हम इसके जो रेस्ट कंडीशन में जो पत्थर है इसको मूविंग में नहीं ला सकते, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, अभी बहुत ज्यादा है। इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो जो इनर्शिया और मास के बीच में, इससे हम एक संबंध पता लगा के भाई इसके दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल के आता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया और मास के बीच में क्या आ गया, हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमने इनर्शिया और मास के बारे में देख लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। इनर्शिया कम होगा तो उसको मूव करना या उसको ना रेस्ट से मूविंग में लाना या मूविंग से रेस्ट में लाना क्या होगा, आसान होगा। अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको मूविंग से रेस्ट में लाने में या रेस्ट से मूविंग में लाने में क्या लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। और उसे मूविंग से रेस्ट में या रेस्ट से मूविंग में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड काम करना पड़ेगा। उसको आसानी से नहीं लाया जा सकेगा अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो। अब हम बात करते हैं जो हमारा लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड जो लॉ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर ली थी,
उसी से आगे ये निकलता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था हमारा लॉज ऑफ इनर्शिया, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें पूछना चाहूंगी। अगर तुम टेबल टेनिस खेल रहे हो तो मान लो पास में तुम्हारे कोई जो टेबल है, टेबल के सेंटर के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब तुम टेबल टेनिस खेल रहे हो तो मान लो किसी को, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसने मान लो या तुमने ही बॉल को क्या कर दिया, अलग डायरेक्शन में लेके चले गए, और मान लो जो बीच में जो सेंटर में व्यक्ति खड़ा है, जो कहीं पे भी आसपास व्यक्ति खड़ा, उसको अगर वो लग जाता है तो क्या बताओ क्या उस टेनिस बॉल से उसको कुछ हर्ट होगा? ऐसा कुछ उसको ऐसा लगे, चोट लगेगी क्या? ये बताओ उसको। मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगी, और मेरे अकॉर्डिंग आपके हिसाब से भी उसको चोट नहीं लगेगी। अब यही क्या करते हैं, हम एक क्रिकेट की बॉल लेते हैं। अब क्रिकेट की बॉल लेते हैं, क्रिकेट की बॉल में हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं। जब हम थ्रो करते हैं, बाय चांस वो बॉल किसी फील्डर को या बैट्समैन को लगती है, तो इससे क्या होगा, बैट्समैन को या फील्डर को चोट लगेगी नहीं लगेगी? ऑब्वियसली चोट लगेगी। इसीलिए तो जो क्रिकेटर जो होता है सामने जो बैटिंग करता है, वो क्या करता है, सेफ्टी जो अपने होते हैं ना किट्स, वो पहनता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई? अब इससे हमें दो चीजें पता लगी, टेबल टेनिस वाली बॉल से क्या लगा, चोट नहीं लगा या ना के बराबर, और जो क्रिकेट वाली जो बॉल थी उससे क्या लगी, चोट ज्यादा लगी, हर्ट लेस, एंड क्रिकेट बॉल से क्या लगी, हर्ट क्या हुआ, मतलब चोट क्या लगी, जो फील्डर था उसको क्या लगी, चोट ज्यादा लगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेती हूँ, हमने दो एग्जांपल ले लिए, तीसरा एग्जांपल इसके लिए मैं देखती हूँ। एक ट्रक खड़ा है, कोई भी मान लो एक ट्रक खड़ा है, ठीक है। अब ये जो भी ये ट्रक खड़ा है, इसमें एक बात देखो, अगर ये खड़ा है और इसके सामने मैं आ जाऊं, क्या मेरे को कुचल देगा क्या? ऑब्वियसली ये मेरे को कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अभी क्या है, ये रुका हुआ है। यही जो ट्रक है रुका हुआ है, मतलब इसमें कोई भी अभी वेलोसिटी नहीं है ना, वेलोसिटी क्या है, इसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी क्या है, इसके भी जीरो है, रुका हुआ है, तो ये हर्ट नहीं करेगा, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, वही क्या है, यही जो ट्रक है, मान लो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकंड, मतलब ना के बराबर है, कुछ ना कुछ ये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके सामने आ जाऊं, फिर मैं इसके सामने आ जाऊं और ये ब्रेक भी ना लगा पाए, फिर ये ट्रक तो मेरे ऊपर से निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये हर्ट करेगा, ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा। इसमें देखो, इन सब चीजों से एक चीज मेरे को समझ आ रही है, ठीक है, टेनिस की बॉल थी, वो चाहे थोड़ा ही हर्ट कर रही थी या बहुत कम हर्ट कर रही थी, तो कुछ ना कुछ तो इसका इम्पैक्ट आ रहा था किसी के ऊपर लगने से। तो यहाँ पे देखो, टेनिस की बॉल थी, उसका कुछ मास होगा, मास है वो कंपैरेटिवली ना के बराबर है, क्या है, ना के बराबर है, तो हर्ट भी क्या हुआ, हमें ना के बराबर हुआ। ठीक है, क्यों, मास क्या ना के बराबर है, वेलोसिटी तो है और इसमें मास क्या है, ना के बराबर है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर्ट भी क्या होगा, हमें ना के बराबर होगा। वही क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका मास भी क्या है, ज्यादा है, और जो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जो बॉलर बॉल को थ्रो करता है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और मास भी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे मास तो बहुत ज्यादा है पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए वो हर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब चौथी कंडीशन देखो, यहाँ पे मास भी है और वेलोसिटी भी है, बोथ आर, ठीक है ना, दोनों चीजें यहाँ पे है, तो वो क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो एक बात समझ आएगी क्या इससे, देखो, जब भी मास और वेलोसिटी जो दोनों जो एलिमेंट्स है कहीं पे भी अगर मौजूद है, मास और जो वेलोसिटी दोनों एलिमेंट जहां पे भी मौजूद है, उसका कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। बात समझ रहे हो क्या, उसका कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब इससे हमें एक चीज पता लग रही है कि जो मास और जो वेलोसिटी होती है साथ में
वेलोसिटी कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सकता, खाली मास भी कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सकता। जब ये दोनों साथ में होंगे तभी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम देखते हैं जब ये न्यूटन ने इन दोनों को देखा कि भाई जो मास और वेलोसिटी जब दोनों साथ में आएंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला, तो इन्होंने इन दोनों को साथ में लिया, तो इन्होंने न्यूटन ने इन दोनों को क्या बोला, मोमेंटम बोला। क्या टर्म दिया, जब मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके न्यूटन ने इनको एक नया वर्ड दिया, इसको इन्होंने बोला मोमेंटम। क्या बोला, मोमेंटम, एक नया वर्ड दिया मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके, ठीक है। इससे हमारे एकदम क्लियर हो रहा है कि मास और वेलोसिटी को कंबाइन क्यों किया, क्योंकि खाली मास कुछ नहीं कर सकता या खाली वेलोसिटी भी कुछ नहीं कर सकती, ये दोनों जब होंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हमने मास और वेलोसिटी को इंक्लूड करके न्यूटन ने क्या नया वर्ड दिया, इन दोनों को मिला के मोमेंटम वर्ड दिया। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हमने अभी पढ़ा, मोमेंटम को पढ़ा कि मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमने जो 4 एग्जांपल देखी उसमें जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा था, मास एंड वेलोसिटी के कारण प्रोड्यूस हो रहा था। तो न्यूटन ने क्या कि इन दोनों को कंबाइन करके एक नया टर्म दिया, उसको क्या बोला, मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी हो जाता है, जहां पे जो P है ना, जो P सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम जो सिंबल है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही जो वी सिंबल है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट निकालना बहुत सिंपल होता है, इसको हार्ड मत समझा करो, ठीक है ना। हम किसी का भी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो, ठीक है ना। तो हमें उसको एसआई यूनिट को कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए देखो, जो मास है उसका क्या होता है यूनिट, किलोग्राम होता है क्या, नहीं होता है ना। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। वही वेलोसिटी का यूनिट हम सबको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई हमारी मोमेंटम की एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मान लो एक तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, स्टार्टिंग है मोमेंटम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास पहली चीज आ गई मोमेंटम। अब हम इसकी आगे बात करते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम होता है ना, उसमें दोनों चीजें होती है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। पूछोगे मैडम कैसे डायरेक्शन, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है नहीं होता, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शनल, जो वेलोसिटी वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, वही जो मास है वो क्या है, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो जो हमारा मोमेंटम होता है हैज बोथ डायरेक्शनल एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। देखो हम जब मोमेंटम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो चेंज कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है उससे हमें ये पता है कि जब भी है ना कोई जो ऑब्जेक्ट होता है अपने मोशन में बना रहना चाहता है, ठीक है ना, मोशन में बना रहना चाहता है, इसके अपने मोशन में ना रुकावट का क्या करता है, ये विरोध करता है, विरोध करता है। तो विरोध के फलस्वरूप क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो हम इसमें फोर्स लगाएंगे, कोई यूनिफॉर्म ये वेलोसिटी से चल रहा है, इस पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपनी गति में है ना रुकावट का क्या करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। जब V चेंज होगा तो P भी चेंज होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जब V चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो इससे में ये पता लगता है कि जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो उसका मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज होता है। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से इसको। कोई कार है, ठीक है, मान लो ये कोई कार है, और मैडम ये कैसी कार है, स्पेशल कार है, ठीक है ना, ये ठीक है स्पेशल कार है ये।
अब क्या कर रहे हैं हम इसको, ये ना रुकी हुई कंडीशन में, क्या है, रेस्ट में है ये, इसको हमें फोर्स लगा के क्या करना है, आगे इसको बढ़ाना है। तो अभी रुकी हुई कंडीशन में इसको पुश करेंगे, पुश करेंगे। अब देखो, एक तो पुश करते हैं सडनली, सडनली मतलब ऐसे एकदम अचानक से यूं धक्का दे दिया, थोड़ा सा एकदम सडनली जोर से धक्का दे दिया, बस ठीक है। अनबैलेंस फोर्स हमने लगाया, क्या लगाया हमने, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और सडनली दिया, ठीक है ना। कोई हमने ऐसे नहीं सोच के सडनली पुश लेके वापस से हट गए, तो बताओ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्या? मे बी एंड पॉसिबली यही होता है कि वो गाड़ी बहुत ही हार्डली स्टार्ट होगी, एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेगी, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल से उसको ना वो स्टार्ट होने में काफी टाइम लेगी और हार्डली मे बी स्टार्ट ना भी हो ऐसी कंडीशन में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्या करें, जो गाड़ी है इसको जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, यूं कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं फॉर सम ओवर टाइम, ठीक है ना, फॉर सम टाइम, ठीक है ना, इसको कुछ समय के लिए, मतलब कंटिन्यूसली साथ में कुछ टाइम भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार किया बस हट गया, नहीं, साथ में कुछ टाइम भी दे रहे हैं और पुश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इससे इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। पहले क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको एक्सेलरेशन मिलेगा तो स्पीड पकड़ के क्या हो जाएगी, गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन मिला, स्पीड बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें हमने देखी, पहली हमने देखी कि जब हमने एक सडनली क्या किया, पुश किया, सडन पुश किया, तब वहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम ना के बराबर हुआ। वहीं पर हमने क्या किया, जो पुश है वो हमने क्या किया, कंटिन्यूस पुश किया, कंटिन्यूस पुश किया फॉर सम ओवर टाइम, ठीक है ना, फॉर सम टाइम, ठीक है ना, फॉर सम टाइम, ठीक है ना, कुछ समय के लिए हमने क्या किया, उसको कंटिन्यूसली पुश किया, तो जिससे क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, जिससे क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। तो हमें यहाँ पे एक चीज तो समझ आ रही है कि खाली फोर्स लगाने से कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसको फोर्स लगा रहे हैं ना, तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको बिना टाइम के वो चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, देखते हैं अभी फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या बोला, खाली जो फोर्स है उसी से नहीं चलेगा, जो रेट ऑफ जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम है उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ समय भी चाहिए, कुछ समय तक उस फोर्स को लगाएंगे तभी क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। इससे हमें समझ आ रहा है कि जो फोर्स है, ठीक है ना, जैसे जैसे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट, डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब जो यहाँ पे जो ये है ना, इसको हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के, और पी का हमें पता ही है मान क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। अब यहाँ पे बोलोगे मैडम वी माइनस यू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ और थी और लास्ट में भी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हमने अलग अलग लिखी, ये यू क्या इनिशियल वेलोसिटी और वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें एक चीज ये और है कि जो ये v माइनस यू अपॉन टी है
ये किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन ये क्या हो गया, ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है कि नहीं है, ये है ना एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे अगर ए लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लो 1 यूनिट का फोर्स लगाया, ठीक है, 1 यूनिट का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट है उसका मास भी 1 है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सब क्या है, एक एक है, मान लो सब क्या है पर यूनिट, मतलब इकाई में है, सब क्या है यूनिट में है, जो फोर्स है वो भी यूनिट में, मास भी यूनिट में है और एक्सेलरेशन भी क्या है यूनिट में है। तो फिर के का मान क्या आ जाएगा बताओ, एक आएगा नहीं आएगा, के का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। चलो यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, फोर्स मान लो 1 यूनिट, m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे k किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा नहीं आएगा, ये सारे मान इसमें पुट करेंगे तो k का मान आ जाएगा 1 के बराबर। जब k का मान 1 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम k का मान लिखेंगे, k का मान 1 के बराबर आ गया, यहाँ पे अगर k का मान लिखे 1 तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जहाँ पे m क्या है मास एंड a क्या है एक्सेलरेशन और f क्या है यहाँ पे फोर्स के बराबर, f किसका सिंबल है, फोर्स का सिंबल है। तो यही क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं आपको लिख देती हूँ, इन वर्ड्स में लिख देती हूँ, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे किया था ना, यही क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैंने सॉल्यूशन करके पूरा लिखा है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब मैं इसको इन वर्ड्स लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये है वर्ड्स में, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की दिशा में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, देखो इसमें मैंने ना जो मेन की जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन कर दिया, आप अच्छे से देख सकती हो। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कैसे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जब बॉलर होता है, जब वो कैच कर रहा होता है तो उसका हाथ ग्रेजुअली क्या जाता है, पीछे की तरफ जाता है ना, ऐसा क्यों होता है। अब देखो बॉल ऊपर से आ रही है, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसका जो जाने का नीचे की तरफ है, पर बॉलर ने अपना हाथ बीच में डाल दिया तो फिर वो क्या हो रहा है वहां पे, जैसे वो बीच में कुछ अवरोध डालेगा, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ के कारण, तो उसमें गति का विरोध करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो वो क्या करेगा, नीचे जाना था पर वो यहाँ पे लेके जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। जैसे वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज होगा तो जो क्रिकेटर जो कैच कर रहा है उसको क्या लगेगी, चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना। यही अगर मान लो वो सीधा यूं ही कैच कर ले, वो पीछे उसका नहीं लेके जाए, तो उसको बताओ कितना फोर्स के साथ आ रहा है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, वो ऊपर से आ रहा है, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन फिर बहुत ज्यादा, तो फोर्स भी क्या होगा बहुत ज्यादा, जिससे क्या लगेगी, चोट लगेगी। इसलिए उसके वेलोसिटी को कम करने के लिए वो पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है बच्चों। और जिससे क्या होता है, एक्सेलरेशन कम तो फिर वेलोसिटी भी, जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये अच्छे से यहाँ पे आपको मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझा दिया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दो चीजें हमने देखी, एक तो मोमेंटम देखा और दूसरा देखा हमने फोर्स के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला देखा और मोमेंटम का फॉर्मूला देखा, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला P = m × v, इसी से हमने आगे अच्छे से समझ के हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक चीज और देखेंगे कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इससे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके तहत अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो वो मूविंग में ही बना रहना चाहता है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। अब हम इसे
जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इससे हम निकालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हमें पता है जो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। वहीं पर हम देखते हैं F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। सेम ही है क्योंकि यहाँ पे हमने ए को खोल के रख दिया अच्छे से। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम था ना, तो चेंज इन मोमेंटम था तो वी क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे दो वी हमने लिए, एक तो लिया है फाइनल जो फाइनल वेलोसिटी है और एक लिया है हमने यू जो क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो इस टी को यहाँ पे देखिए एफ के पास, अब ये एम अंदर की तरफ गुना मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अब बात समझ। अब इसमें देखो कि जब हमने क्या बोला फर्स्ट लॉ में जो मूविंग में, तो मूविंग में तो पहले हम देखते हैं मूविंग का देखते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब वो मूविंग कर रहा है तो उसमें कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो इनर्शिया है वही होता है कि मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या करता है वो मूव करता है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता, तो यूनिफॉर्म में करता है। तो जो फाइनल जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो फाइनल और यूनिफॉर्म जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होगा तो अब देखो यहाँ पे भी मैं यू रख देती हूँ और यहाँ पे भी यू रख देती हूँ, तो ये दोनों आपस में मतलब आपस में घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा, एफ जीरो होगा। तो इसका मतलब ये निकल रहा है एफ जीरो होने से कि वो जो मूविंग में है तो मूविंग में बना रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी तो वहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब फोर्स क्या होगा वहां पे, जीरो होगा। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग with uniform velocity u throughout the time। बात समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल और फाइनल दोनों ही क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियल जीरो तो ऑब्वियसली फाइनल जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। तब ये जीरो ये भी जीरो, तो फिर जो क्या नाम है फोर्स है वो भी क्या रहेगा, जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, बात समझ आ गई। ये हमने जो दूसरा जो लॉ ऑफ मोशन था इससे हमने दोनों जो मूविंग और रेस्ट है वो कंडीशन का हमने देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इसका एसआई यूनिट होगा, देखो यहाँ पे क्या है, मास का क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया। इसका जो ऐसा यूनिट है ये किसके बराबर होता है, ये न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन ने ये लॉ दिया था तो इन्हीं के सम्मान में इनको ये यूनिट मिलता है फोर्स को। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट होता है। तो ये दोनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है ना, चाहे तुम न्यूटन लगाओ इसका यूनिट या किलोग्राम पर मीटर सेकंड लगाओ। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी नॉलेज को शेयर करना। थैंक यू सो मच।